इसकी फाउंडेशन जो है वो आपको आज जो कुछ हम बताएंगे वो एक फाउंडेशन का काम करेगा, ताकि फिर आप जब डेप्थ में इसको पढ़ेंगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वो वहाँ पे काम आएगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th के चैप्टर में से एक है। 12th में जब आप आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। और अभी पिछले 3 साल में ये भी ट्रेंड रहा कि मोस्टली वो चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं जो 12th के चैप्टर माने जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैग्नेटिज्म, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जैसे आपका लाइट, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। तो इस बार बच्चों को एडवाइस भी किया जा रहा है, जो लोग जेईई मेन लिखने जा रहे हैं 2-3 महीने के बाद जो होने वाला है, कि वो मैक्सिमम अपना जो फोकस है वो 12th के चैप्टर्स पे रखें, क्योंकि मैकेनिक्स से बहुत कम पोर्शन आया था। एनएलएम से एक क्वेश्चन, मोशन से एक क्वेश्चन, ठीक है, डब्ल्यूईपी से एक क्वेश्चन, ऐसे से आया था, बहुत वेटेज कम था उसका। तो ट्रेंड है, ये चेंज होता रहता है, कभी इधर झुक जाता है, कभी उधर झुक जाता है। तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस का है, ठीक है। स्कूल में करा दिया गया है क्या अभी? कुछ पता है? तुम लोग स्कूल की क्लास कर रहे हो क्या? अब तो इधर नहीं कर रहे होगे, जब से मॉर्निंग में हो रही, लास्ट वीक तो की होगी। लास्ट वीक में जितनी क्लासेस 2 मिली होंगी, क्योंकि तब तो यहाँ पे 1 बजे से हो रहा था। तो क्या स्कूल में क्या चल रहा है फिजिक्स में? कुछ आइडिया है? इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है अभी, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अच्छा, तो मतलब अभी ये नहीं कराया होगा, बचा होगा, फर्स्ट टर्म में तो कराया नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है देखते हैं। और बाकी चीज़ें तो करनी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देंगे क्रक्स शॉर्ट में कि क्या है एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियस देखिए, और क्या हमें क्या क्या देखना है वो हम देख रहे हैं ब्रीफ में। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना है, न्यूक्लियस के बारे में जानना है। उसके बाद हमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स ये समझने हैं क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना समझना है, जो एक्चुअल चैप्टर है जिसके बारे में। चौथी चीज़ हमें समझनी है प्रॉपर्टीज़ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की, ये क्या होती हैं ये भी समझाते हैं। फिर हमें रेडियो एक्टिविटी के यूजेस समझने हैं, ठीक है, कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस भी हैं और हार्मफुल भी हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें पढ़ना है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, वही सारी चीज़ें कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, कैसे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं जब हम ऐसी रेडिएशन से एक्सपोज्ड हों, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए क्या होता है कि जैसे एटम होता है आपका एक, ठीक है, तो एटम में क्या होता है, सबसे पहले हम आपको पूरा चैप्टर का क्रक्स समझा देते हैं कि है क्या इसके बारे में। देखिए एटम के स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। ये बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे बहुत सारे होते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्स होता है, एक फोर्स काम करता है, कोई बात जानता है क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ, अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम कर रहा होगा वो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में काम कर रहा होगा। बोलो, अरे यही दोनों तो हैं अंदर, इनके बीच में लग रहा होगा। ये एक तो चार्ज पार्टिकल है, दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग सकता है? क्लास 8th में पढ़ाया गया होगा अगर याद हो तो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। क्लास 8th याद करो और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर याद करो। हाँ, कौन सा? हाँ, मतलब क्या एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी में कोई फोर्स लग सकता है? कोई फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है? अब चुप हो गए सब। कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल कर सकता है, बोलो ना, कॉन्फिडेंटली बोलो। अट्रैक्टिव फोर्स, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही यहाँ पे लग सकता है एक न्यूट्रल और एक चार्ज बॉडी में, ठीक है। आपने 8th क्लास में एक चीज रिकॉल करो, जबकि रिपल्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ज लाइक चार्जेस में या 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच में या 2 नेगेटिव चार्जेस के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए उस टाइम पे जब पूछा जाता था कि ये पता करना कि 2 बॉडीज आपस में चार्ज्ड है या नहीं है, इसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो क्या आंसर होता था?
हाँ, रीजन क्या है? रीजन यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अट्रैक्शन तो एक न्यूट्रल और एक चार्ज में भी लग जाएगा। तो आप कैसे पता करोगे? दोनों अट्रैक्ट हो रही हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपोजिटली चार्ज भी हो सकती हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक चार्ज हो और एक पे चार्ज ही ना हो, एक न्यूट्रल हो, तब भी अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन रिपल्शन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों बॉडीज कैसी हो? चार्ज्ड हो, है ना, और वो भी दोनों पे कैसा चार्ज हो? सिमिलर चार्ज हो, लाइक चार्ज हो। तो रिपल्शन इज द बेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा वो एक न्यूट्रल यानी न्यूट्रॉन और एक चार्ज बॉडी यानी प्रोटॉन के बीच में काम कर रहा होता है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो ये दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन है बहुत पास होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए जो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। इतनी छोटी 10⁻⁻15 से 10⁻⁻16 ये रेंज होती है। कितना छोटा है देखो ये रेंज, बहुत 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 कम डिस्टेंस होनी चाहिए, तब ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है? कैसा फोर्स है? पढ़ा है? पूरे यूनिवर्स को 4 तरह के फोर्सेस में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल फोर्सेस में, ठीक है। तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होता है, एक वीक फोर्स भी होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस भी 2 तरह के होते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कौन सा है? कौन सा है ये? चलो अच्छा छोड़ते हैं। ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, 10⁻⁻15 10⁻⁻16 बहुत छोटी डिस्टेंसेस हैं। ये इतनी ही डिस्टेंसेस पे काम करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 2 लाइक चार्जेस भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो लाइक चार्जेस पे भी एक फोर्स एक्ट करता है, कूलॉम फोर्स होता है वो, ठीक है, कूलॉम्बिक फोर्स कह लो, कूलॉम फोर्स कह लो। ये रिपल्शन का काम करता है, ये वाला फोर्स जो है वो रिपल्शन का काम करेगा, 2 चार्जेस को दूर ले जाने की कोशिश करता है। अब जब एक ही बॉडी के अंदर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं और दोनों का नेचर अलग है, तो दोनों साइमल्टेनियसली तो काम नहीं कर सकते हैं। दोनों में से एक ना एक को डोमिनेट होना पड़ेगा, है ना, या तो रिपल्शन होगा या तो अट्रैक्शन होगा, दोनों साइमल्टेनियसली कैसे लगेंगे? तो यहाँ क्या होता है, जब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, यानी वो आइडियल सिचुएशन बन जाए जो न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल है, यानी 10⁻⁻15 10⁻⁻16 बहुत छोटी डिस्टेंसेस हैं, तो ये डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत अच्छे से बांध के रखेगा किसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, और ये बेचारा इसको ये ओवर पावर कर देगा, यानी ये इनएक्टिव हो जाता है ये कूलॉम फोर्स वाला। लेकिन अगर ये एनी हाउ ये जो डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ने लगें, ठीक है, बढ़ने लग जाएं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस अगर बड़ा होने लग जाए, तो न्यूक्लियस अगर बड़ा होने लगेगा तो क्या होता है, ये वाला फोर्स डोमिनेट करने लगता है। कौन सा? कूलॉम फोर्स। किसके ऊपर? न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर। अब न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर जब ये डोमिनेट करेगा तो जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो नहीं रह जाती है, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अच्छा, कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं रहना चाहती है ना, नेचर में हर चीज़ क्या चाहती है, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है, आपने पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या चाहता है कि जल्दी से वो कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिले और वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, है ना। उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है, वो चाहता है हम बॉन्ड बना लें, कोवेलेंट बॉन्ड बना लें, किसी तरह से शेयरिंग हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, है ना, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें और नोबल गैस बन जाए या स्टेबिलिटी मिल जाए हमको। हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहती है, तो ये भाई साहब भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये स्टेबल कब रह सकते हैं? जब इनका न्यूक्लियस छोटा हो तब ये स्टेबल रहेंगे। अगर इनका न्यूक्लियस बड़ा है तो इनकी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये अगर बड़े न्यूक्लियस के साथ स्टेबल होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा इनको? उसको छोटा करना पड़ेगा भाई, न्यूक्लियस को छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा तो क्या करेंगे बताइए भाई? न्यूक्लियस बड़ा हो गया है, उसको छोटा करना है, तो कैसे छोटा हो सकता है बोलो? ये बहुत आसान है भाई। छोटा करने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए हैं उनको बाहर निकालो, यानी क्या हो जाओ, डिके हो जाओ। सिंपल है, बोलो क्लियर है, समझ गए? तो बड़ा न्यूक्लियस है, बड़े न्यूक्लियस को स्टेबल होना है तो छोटा होना पड़ेगा। छोटे होने के लिए वो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकालेगा, अपने मास को कम करेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो वो डिके होगा, और ये डिके 3 तरह से हो सकता है। ये डिके 3 तरह से हो सकता है, या तो वो अल्फा डिके होगा, या वो बीटा डिके होगा, या वो गामा डिके होगा।
इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। ये पूरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, मोरल ऑफ द स्टोरी है रेडियो एक्टिविटी की, कि न्यूक्लियस कब अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, कैसे हो जाते हैं, और फिर वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को रेडिएट करते हैं। अल्फा डीके होता है, बीटा गामा, इनको अंदर पढ़ना है हमें कि कैसे कैसे होता है। इतना सबको मुझे लगता है क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो, वरना हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सब जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जैसे कि बताया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है ना। ये अलग अलग तरह के अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, सबको पता है। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, है ना। और जैसे जैसे पीछे जाएंगे एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, हाई होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, हाँ। तो आगे चलते हैं। तो जब इन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये भी आपको पता है, जो आपके कौन थे, नील्स बोर, है ना। नील्स बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब इनमें, और जैसे भाई रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है सराउंडिंग में, और घूम रहा है, और वो चार्ज पार्टिकल है। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार, इसका मतलब उसकी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन में वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल ने क्या बताया था कि वो हाँ एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो अल्टीमेटली मर जाओगे आके, है ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ सब चीजें एटम से मिलकर बनी, एटम तो कहीं मर नहीं गया है, एटम तो कोलैप्स नहीं हो गया। ऐसा नहीं हो गया कि हमारे दादाजी की कार जो है वो अब तक इतनी छोटी हो गई है ना, डीके होते होते इतनी बड़ी बची है, वो बच्चे खेल रहे हैं उसको। ऐसा हुआ है किसी के साथ? ऐसा तो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? फिर नील्स बोर ने ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इन शेल्स में घूम रहे हैं, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, ठीक है। ये ऐसी ऑर्बिट है, स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट है, जिसमें रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। रेडिएशन तभी टेक प्लेस करता है, हाँ, जब वो एक शेल को छोड़ के दूसरे शेल में जाएगा तो एनर्जी या तो गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है। वो पूरा आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये यहीं से उसका रास्ता खुला था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम का, है ना। क्वांटम फिजिक्स जो है पूरी, क्वांटम साइंस जो है पूरी, उसका रास्ता यहीं से खुला था। यहीं से फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब इलेक्ट्रॉन इनसे जंप कर रहे थे तो वो जिस तरह के फोटॉन्स को एमिट कर रहे थे, उनका जो बैंड था, स्पेक्ट्रम बन रहा था अलग अलग तरह सा, यहीं से सारी प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हुई थी। कभी लेंगे इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्लासेस तो बताएंगे कि कैसे फिर क्वांटम की तरफ चीज़ें गई थी, उन लोगों ने फिर आगे तक उसके बारे में डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। तो सब चीज़ें यहीं से हुई एटॉमिक लेवल पे। क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम मतलब होता है पैकेट, छोटा, मतलब बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे जाके किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, पढ़ना। तो ये जो ऑर्बिट हैं वो एक फिक्स्ड या डिस्क्रीट, इसमें इन ऑर्बिट्स में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हाँ भाई, अगर रेडिएट करता तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी से वो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं एटम को डाई आउट हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बाद में दी गई, जस्टिफाई किया गया उसको। तो नंबर ऑफ शेल जो होती हैं एटम पे किस पे डिपेंड करती हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। कोई बताएगा इसके बारे में क्या मतलब है इसका? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे करती हैं? हाँ, और कोई? ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ शेल है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में कितने हो सकते हैं? पहली में कितने आएंगे? 2, दूसरी में 2 डालिए कितने हो गए? 8, तीसरी में 3 डालिए कितने हो गए? 18, है ना। तो इस तरह से आप सब निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। वेरियस शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रखा है आप सब ने, है ना। कोई बच्चा नहीं है ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो इसके बारे में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं जल्दी से, वो चीज़ें देखें जो हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, ठीक है, विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ दैट शेल, ठीक है। यहाँ पे जितना एनर्जी लेवल ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है एटम का, और न्यूक्लियस में साइज देखिए दे रखा है, ये देखिए, अच्छा धुंधला सा दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा फिर भी, ठीक है। साइज देखिए कितना छोटा है।
न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इसका साइज मैंने बताया 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -14, ये इस साइज के होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, सब पता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, सब आपको अच्छे से मालूम है। अब देखिए अब आपको पता है, ये भी पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से कितना भारी होता है या हल्का होता है? हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1/1837, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन। ये या ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1800 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो ये वाले फैक्ट याद रखना कि 1800 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम नंबर, देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, Z से लिखते हैं। आप केमिस्ट्री में आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसमें काफ़ी पोर्शन केमिस्ट्री वाला ही है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ये भी सबको पता होगा ना पहले से। इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं दोनों, तो इसलिए इनका नाम रख दिया न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम मास नंबर बोलते हैं, उसको हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, सब पता है हमको, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है एटम का, तो एटम में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z है, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नॉर्मली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में बराबर ही होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको, तो A मतलब होता है मास नंबर, मास नंबर में से आप प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे आपको। तो एटम का जो सिंबल है वो इस तरह से स्पेसिफाई होता है, ये देखिए यहाँ पे जो Z है वो दिखा रहा है एटॉमिक नंबर को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A दिखा रहा है मास नंबर को, ठीक है। सब रिवाइज हो रहा होगा आपके लिए, बस पता तो आपको पहले ही है, ठीक है। X क्या है? सिंबल है, केमिकल सिंबल है। तो ये हाइड्रोजन एटम का है, हाइड्रोजन एटम में A क्या है? 1 है, ठीक है, और Z भी 1 है, ठीक है। A भी 1 है, Z भी 1 है, क्या मतलब है इसका? न्यूट्रॉन है ही नहीं इसका मतलब, क्यों? हाँ, इसका मतलब न्यूट्रॉन नहीं है। सोडियम देखिए 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ठीक है, मास नंबर। बताओ जल्दी से आंसर दो। न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 प्लस में, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन -1.6 है ना मतलब फ्लो में चले जाते हैं ना हम लोग कई बार, 0, ठीक है। आइसोटोप्स, ठीक है, बहुत आसान। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए ध्यान से, आपको कार्बन के 2 मॉडल दिख रहे हैं। जैसे आपने मॉडल देखे ना, सैमसंग में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं फ़ोन के, है ना, एप्पल में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। तो एप्पल का जैसे आईफोन लिया आपने 12, उसके मॉडल होते हैं ना, मिनी, ठीक है, प्रो, 12, इसी तरह से गाड़ियों के मॉडल आते हैं। तो ऐसे ही इनके भी इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके भी मॉडल्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए एक मॉडल आपके सामने है, कैसा मॉडल है? इसमें कॉमन क्या है? मॉडल में कुछ चीज़ें कॉमन होती है ना, जैसे कंपनी का नाम कॉमन होता है ना, कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं। तो यहाँ तो एक चीज़ तो ये कार्बन है, एक तो कार्बन कॉमन हो गया, दूसरा एक नीचे वाला दिख रहा है आपको कॉमन है, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर किससे लिखते हैं? Z से, मतलब बिल्कुल याद रहना चाहिए ये चीज़, ये Z है, यानी दोनों में आपका Z बराबर है, एलिमेंट तो बराबर है। तो Z बराबर है तो अलग क्या है? ये A है ना, ये देखिए A अलग अलग है। A में A होता क्या है? A होता है Z प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है, बोलो। A होता है Z प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब दोनों में क्या अलग है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। तो इस, ठीक है, तो जिसमें मास नंबर अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, ये आइसोटोप कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, उसका रीज़न है न्यूट्रॉन अलग है, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन के पहला वाला आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया, बताओ क्या है?
ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम उसमें देखा होगा तुम लोगों ने, मूवी में भी एक स्पाइडरमैन मूवी का कोई सीरीज थी, उसमें वो ट्राइटियम यूज़ करता है, देखा है? नहीं देखा है? अभी लेटेस्ट नहीं है, कोई पुरानी रही होगी, पहली की बात है वो। तो ये मास देखिए यहाँ पे, मास नंबर 1 एक, ये हाइट, तीनों में क्या चीज़ें अलग अलग हैं दिख रहा है आपको? न्यूट्रॉन अलग अलग है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें 2 हैं। तो न्यूट्रॉन अलग हो गए तो मास नंबर को अलग कर दिया उन्होंने, ठीक है। और प्रोटॉन सब में सेम है, एक 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 एक, तो वो एटॉमिक नंबर सेम है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। ये पहला वाला आपका प्रोटियम हो गया, ठीक है, दूसरा वाला आपका ड्यूटेरियम हो गया, तीसरा वाला ट्राइटियम हो गया। कार्बन के ये देखिए, कार्बन 13, कार्बन 14, देखिए न्यूट्रॉन सब में अलग अलग हैं, 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, सब में प्रोटॉन सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का सम अलग अलग है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं आपके। नेक्स्ट क्लोरीन देखिए 35, 37 बड़ा फेमस है ये, है ना। इसमें देखिए प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, एक में 18 है, एक में 20 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ये भी याद रखिएगा। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स में भी 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल। मतलब इतने मॉडल जो हैं उसके अंदर इस तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टेबल में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है, नियरली इक्वल होना चाहिए, तो वो आइसोटोप स्टेबल आइसोटोप कहलाएगा। अनस्टेबल आइसोटोप क्या कहलाएगा कि न्यूट्रॉन्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से, है ना, और मोर प्रिसाइसली अगर हम बोलें तो कितने ज़्यादा हो जाएं कि अगर हम रेशियो निकालें किसका, 1.5 से ज़्यादा होगा। हाँ शाबाश, 1.5 से ज़्यादा निकल आए, ठीक है, तो ये आपका अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। अगर इसका रेशियो आप निकालते हैं, यानी न्यूट्रॉन इतने ज़्यादा हो जाएं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करें तो वो 1.5 समथिंग आंसर आए। जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यूरेनियम का 235, यूरेनियम 238, ये सब अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के, ठीक है। यूरेनियम में भी अलग अलग तरह के आइसोटोप्स होते हैं ना, जैसे यूरेनियम 235 है, तो जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल है वो उतना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करने की तरफ ले जाएगा, और स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, भी पीछे बताया था, डीके होगा, है ना, रेडिएशंस निकालेगा। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम 235 करता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पता है, इसको बोलते हैं एनरिच यूरेनियम। जो उसमें रिएक्टर में यूज़ होता है ना, जो आप एनर्जी बनाते हैं, इसकी न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर यूरेनियम, सारा यूरेनियम बेकार है, मतलब यूरेनियम के तो बहुत सारे भंडार हो सकते हैं, कहीं पे भी बहुत सारे यूरेनियम कहीं भी पाया जा सकता है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ यूरेनियम 235 नहीं मिला तो बेकार है वो यूरेनियम। नॉर्मल यूरेनियम को U35 में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी लगती है ज़बरदस्त, तो वो उससे भी कर सकते हैं। इंडिया में जैसे यूरेनियम के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में, इधर महाराष्ट्र की तरफ बहुत, डेक्कन प्लेटू के साइड पे बहुत है यूरेनियम, ठीक है, कर्नाटक है, लेकिन वो यूरेनियम एनरिच यूरेनियम नहीं है। अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम लाइट वाइट की सॉल्व हो चुकी होती, लेकिन वो एनरिच यूरेनियम नहीं है। एनरिच यूरेनियम नहीं होगा तो वो उसको आपको एनरिच बनाना पड़ेगा, यानी 235 बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए लगती है मशीनरी। तो इस टाइम मशीनरी भी महंगी है, यानी टेक्नोलॉजी भी महंगी है। अगर बनाएंगे ना तो वो जितने में खरीद लेंगे बाहर से, उससे महंगा पड़ जाएगा। तो हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी तो सस्ती हो ही रही है डे बाय डे, तो वो टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो जाए कि फिर हम उस टेक्नोलॉजी से अपने यहाँ का यूरेनियम ही एनरिच बना के, और फिर यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हैं और न्यूक्लियर एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ किया जा सके। तो वो न्यूक्लियर जो यूरेनियम है वो असली यूरेनियम काम का होता है, जो U235 वाला, उसको बोलते हैं एनरिच यूरेनियम, ठीक है। आगे चलते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं वो एटम्स मतलब अभी हमने पीछे देखा था कि क्या आइसोटोप्स में क्या अलग था, आइसोटोप्स में मास नंबर अलग था। आइसोबार्स में क्या हो जाएगा कि मास नंबर सेम रहेगा, सिर्फ आपका एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए सोडियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में 23 मास नंबर आपका सेम है, ठीक है, लेकिन नीचे देखिए एटॉमिक नंबर अलग है। इसका मतलब क्या अलग है? इसका मतलब दोनों में क्या अलग है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके सामने। आर्गन, ठीक है, और आपका देखिए ये यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 18 प्रोटॉन है, यहाँ पे 19 प्रोटॉन है, यहाँ पे आपका 20 प्रोटॉन है, ठीक है, कैल्शियम में।
पोटेशियम में, कैल्शियम, तीनों ही क्या हैं, आइसोबार्स कहलाएंगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। आइसोटोन्स में क्या होगा, अब तक हमने पढ़ा कि एक में प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, एक में मास नंबर सेम है यानी न्यूट्रॉन सेम है तो प्रोटॉन अलग अलग हैं। अब बचा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। न्यूट्रॉन किस में सेम रहेंगे, जिसमें भी न्यूट्रॉन सेम रहेंगे वो आइसोटोन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आइसोटोन्स में क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखिए ध्यान से, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स बन, देखिए आइसोटोन्स 6C14, ठीक है, प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अगला देखिए ध्यान से 7N15, ठीक है। इसमें देखिए आपके न्यूट्रॉन्स दोनों में ही सेम है, कार्बन और नाइट्रोजन 2 का एग्जाम्पल लिया गया आपके सामने, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। एग्जाम्पल्स में याद रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये कौन है, उनको पहचानते हो? हमने बताया था ना कि कुछ न्यूक्लियस, जैसे जब बिग बैंग हुआ था, है ना, बिग बैंग कब हुआ था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, कब हुआ था, हैं? हाँ, काफ़ी पहले बिग बैंग हुआ था। तो बिग बैंग के टाइम पे बहुत सारे न्यूक्लियाई तो तभी बने होंगे ना, सब जितने न्यूक्लियस आज अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सब न्यूक्लियाई तो तभी बने होंगे, हज़ारों न्यूक्लियस बने थे तब। तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई वैसे वैसे हमने उनको पीरियोडिक टेबल में सजाना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसी ही डिस्कवरीज चल रही थी, तो ये भाई साहब भी डिस्कवरी कर रहे थे और इन्होंने देखा कि एक एलिमेंट था, तो उस एलिमेंट के पास ये फोटोग्राफिक प्लेट को लेकर गए और फोटोग्राफिक प्लेट को इन्होंने कवर कर दिया, अच्छे से पूरी तरह से रैप कर दिया और उसके पास रख के छोड़ दिया। उसके बाद देखा कि पूरी फोटोग्राफिक प्लेट को इसने काला कर दिया है, ठीक है, पूरा उसको वाइट कर दिया, सॉरी काली तो होती है वो, ठीक है। पूरी फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो इस जो एलिमेंट रखा था, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर से कोई रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने देखा था उसको, इनका नाम है हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है, सुना है नाम, सुना होगा, ठीक है, हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी सबसे पहले 1896 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने भी आपको बताया, ये बहुत धुंधली इमेज है, आपको सही से शायद दिख नहीं रही होगी। तो फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने पूरी तरह से कवर किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि वो जो यूरेनियम था जिसके अंदर से वो जो रेडिएशंस थी वो निकल रही थी, तो उसकी इमेज वहाँ पे उनको दिखी, मतलब वो पूरा अच्छा खासा उसने इफेक्ट डाला फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो फोटोग्राफिक प्लेट जो यूरेनियम सॉल्ट से उसको रैप किया गया था, जो जिस पेपर से रैप किया गया था उसमें यूरेनियम था वो, तो ब्लैक पेपर, तो वो उसके ऊपर रखा गया था उसको। तो ये रेडिएशंस की वजह से, इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि यूरेनियम और उसका सॉल्ट, यानी यूरेनियम और उससे बनने वाले जो भी कंपाउंड्स थे वो सब कुछ तरह की रेडिएशंस निकालते रहते हैं, ठीक है। और वो रेडिएशन इतनी पावरफुल होती, इतनी पेनिट्रेटिव होती हैं कि वो फोटोग्राफिक प्लेट का जो कवर है उसको भी पेनिट्रेट कर जाएंगी और फोटोग्राफिक प्लेट को बर्बाद कर देंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था। इन रेडिएशंस का नाम, जैसे पता है साइंटिस्ट के नाम पे ज़्यादा चीज़ें पड़ जाती हैं, बेक्वेरेल रेज इनका नाम पड़ गया है, जो रेज को इन्होंने देखा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये रेडिएशंस 3 तरह की हैं, देखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, 3 तरह की रेडिएशंस थी हैं, ठीक है। कैसे पता चला ये? एक्सपेरिमेंट किया होगा। सबसे पहला नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा पार्टिकल, तीसरे हैं गामा पार्टिकल। ये 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हुई पाई गई। ये देखिए, तो कोई भी एलिमेंट, हमने बताया आपको, जो यूरेनियम था उसके बारे में क्या पता चला कि वो यूरेनियम लगातार अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को निकाल रहा है, इसका मतलब उसका डिके हो रहा है। वो रेडिएशन क्या है, मास का ही एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल रही होगी। तो वो जो डिके है वो 3 तरह से हो रहा था। अल्फा डिके भी था, दूसरा गामा डिके भी था, दूसरा नाम रखा गया उन्होंने, इस रेडिएशंस का नाम रखा, और तीसरा था आपका बीटा, ठीक है। बीटा 2 तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बताएंगे अभी आगे। तो ये क्या था? हाँ, तो ये ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से लगातार रेडिएशंस को निकालते रहते हैं टू अचीव या टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल न्यूक्लियाई
को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए वो अपने अंदर से लगातार उसको छोटा करते जाते हैं बाय एमिटिंग द रेडिएशंस। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड दिस फिनोमिना इटसेल्फ इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यही था रेडियो एक्टिविटी जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, इन्होंने सबसे पहले देखा उसको। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन था। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हो गया, ऐसे समझो कि न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि आप कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी के अंदर जो मोमेंटम में चेंज है वो बगैर फोर्स के नहीं हो सकता। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज बगैर फोर्स के नहीं हो सकता, लेकिन ये सब स्पॉन्टेनियस निकल रही थी। ठीक है, रेडिएशंस, यानी वहाँ मोमेंटम में चेंज हो रहा था और बगैर, ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्स उसके ऊपर तो एक्ट ही नहीं कर रहा है, बगैर फोर्स के हो रहा है। कौन कौन से थे ये जो एलिमेंट्स थे? यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टिनियम, ठीक है, एटसेट्रा। तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, यानी इसमें जो भी उथल पुथल मच रही है अंदर, जो कुछ हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ताकि न्यूक्लियस को स्टेबल बनाया जा सके। ठीक है, ये खुद वो स्टेबल हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज इसके रेडिएशन के नेचर पे असर नहीं डाल सकता, क्योंकि केमिकल और फिजिकल चेंज में कौन इन्वॉल्व होता है? कौन इन्वॉल्व होता है भैया एटम में? अरे यार बहुत गलत बात है, केमिस्ट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन। फिजिकल के लिए प्रोटॉन और केमिकल के लिए इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलो ना इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन फिजिकल के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। अरे यार केमिकल के लिए न्यूक्लियस होता है। दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। फिजिकल और केमिकल कोई भी चेंज हो, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल नेचर को आप कौन से पार्टिकल से आइडिया लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन से आइडिया लगाया जाता है उसके केमिकल नेचर का। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि फिजिकल और केमिकल चेंज, और फिजिकल में भी होता है। आप रबिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आप देख रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसमें क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो जो भी न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्विंग कर रहा है, यही केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यही उसके फिजिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो केमिकल और फिजिकल चेंज पे कोई असर, ये जो कोई भी किसी भी तरह का केमिकल और फिजिकल चेंज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज ला सकता है। इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो चेंजिंग हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियस पे कोई असर नहीं पड़ता है। और ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, इसलिए फिजिकल और केमिकल चेंज का इस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे समझिए इसको। देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सबको पता है। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है, और उसको गोल्ड फॉइल पे, ऐसे माइका या गोल्ड फॉइल पे इस तरह से रेडिएशंस को डाला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला था कि नेचर ऑफ रेडिएशंस, जो रेडियो एक्टिव, हाँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसकी रेडिएशंस का नेचर को स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है। यहाँ से देखिए, ये देखिए जो भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताया था, यहाँ से देखिए इस इमेज से आपको दिख रहा होगा कि इन रेडिएशंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास कराया गया तो क्या हुआ? जो रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर गई, इसका मतलब दे मस्ट बी कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव की तरफ डेविएट कर गई वो पॉजिटिव रही होंगी। तो अल्फा जो थी, यानी उनका नाम अल्फा पड़ गया जो नेगेटिव की तरफ चली गई, और उनका नाम बीटा डाल दिया जो पॉजिटिव की तरफ चली गई। नाम तो बाद में ही पड़े। और गामा वो थी जो बिल्कुल सीधी निकल गई। गामा एक्चुअल में फोटोन थे, ठीक है, तो ये हाई एनर्जी फोटोन थे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसमें एक चीज और भी दिख रही होगी आपको कि जो बीटा है वो बहुत ज्यादा बेंड हो गया है, देखो ध्यान से, है ना, और अल्फा उतना बेंड नहीं हुआ। गामा तो छोड़ दो, गामा तो डेविएट हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो चार्ज था ही नहीं उसके पास। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा बहुत ज्यादा डेविएट हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये जो जिस बॉक्स में इसको रखा है ये क्या है? तो ये है लेड, ठीक है। लेड क्या है? लेड में क्यों रखा? ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्टडी करना है तो उसको आपको लेड के अंदर रखना पड़ेगा। लेड में इसलिए क्योंकि लेड क्या करता है, बहुत ज्यादा स्टेबल है उसका न्यूक्लियस लेड का। तो लेड क्या करेगा? इन रेडिएशंस को बाहर जाने नहीं देता, अपने अंदर से पेनिट्रेट होने नहीं देता है। हाँ, जो ओपनिंग आप दे देंगे बस वहीं से निकलेंगी, बाकी सारा सेफ है, ठीक है। तो इसीलिए जो रेडिएशन से बचने के लिए जो कपड़े पहनते हैं, जो देखा होगा पूरा वो उसकी तरह, जैसे कोरोना में वो नहीं पहनते थे, क्या बोलते
बोलते हैं उसको, पीपी किट, है ना। तो वो इनकी भी पीपी किट होती है पूरी, तो वो भी लेड की ही बनी होती है। तो लेड में इसको रखा जाता है क्योंकि लेड बहुत ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है और वो रेडिएशंस को अपने अंदर से पास होने नहीं देगा। दूसरी चीज़, ये जो बीटा है वो इतना ज़्यादा बेंड क्यों हो गया, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे यार, नेगेटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन ही तो बोलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है ना। अभी देखा था हमने प्रोटॉन के कंपैरिजन में, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको डेविएशन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ईजिली डेविएट हो गया और बहुत ज़्यादा डेविएशन है। तो ये रीज़न है इसके पीछे का, आप पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलरली इस्टेब्लिश करके ये पता लगाया कि इन रेडिएशंस पे क्या कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये चार्ज बॉडीज हैं, चार्ज रेडिएशंस हैं या अनचार्ज्ड है। तो पता चला गामा वाली न्यूट्रल है, बीटा वाली जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और अल्फा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है, जो पॉजिटिव की तरफ हो गई वो अल्फा कहलाई, जो नेगेटिव की तरफ हो गई वो बीटा कहलाई, ठीक है। जो कि अनडेविएटेड पास कर गई वो क्या कहलाई आपकी? गामा रेडिएशंस कहलाई। क्लियर है? तो ये वही आपका बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इसको पास कराया गया था। ये क्या हो गया, दोबारा आ गया क्या वही? चलिए बताइए, जल्दी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स रेडिएशन, बताओ जल्दी जल्दी। अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट्स 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, विच रेडिएशन हैज जीरो मास? कौन सी बेटा? हाँ, फोटोन बताया था ना, फोटोन। हाँ, तो फोटोन का कोई मास नहीं होता, मासलेस होते हैं। विच फ्रेंच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग रेडियो एक्टिविटी इन 1896? हाँ, फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सही बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। पढ़ लिया? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से पढ़ना, गलत हो जाएगा वरना। पहले यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेते हैं वहाँ से कि सबसे ज़्यादा जो झुक जाती है, डेविएट हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं ना। ये बीटा होगी और ये क्या होगी? ये अल्फा होनी चाहिए और ये बच गई आपकी गामा। तो सी बीटा है। सी बीटा किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी बीटा है, देखो। तो बी है क्या आंसर सभी का? ठीक। हाँ, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अल्फा पार्टिकल की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रेडिएशन से। देखो, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सिमिलर है कौन से एलिमेंट का? हाँ, हीलियम, बिल्कुल सही बात है, हीलियम का, ठीक है। तो हीलियम नहीं है ये ध्यान रखना, कई जगह ये लिखा होता है ये हीलियम के जैसा है, हीलियम से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखता हुआ है, ठीक है। तो मास आपको पता है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है एंड उसका चार्ज जो है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ये सब पता है आपको। स्पीड अल्फा पार्टिकल की 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, यानी बहुत करीब है लाइट की स्पीड के। अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयोनाइज करते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है जिसके भी थ्रू ये पास करेंगे। आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आयोनाइज करना मतलब क्या है? नहीं पता। आयंस बना देना, है ना। अरे वर्ड पे जाया करो ना, वर्ड पे फोकस करो तो मिल जाता है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है डेफिनेशन से रट के याद करोगे, यार रटने की क्या ज़रूरत है। आयोनाइज करना मतलब आयंस बनाना, आयंस बनाना मतलब या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो या तो दे दो, यही तो हो सकता है। हाँ, बस ऐसे याद रखिए। तो जिसके ऊपर से भी पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन या तो ले लेगा उससे या उसको दे देगा, ये दोनों में से कोई प्रोसेस होगी, इसीलिए वो आयनाइज हो रहा है। ये देखिए, आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल की रफली 100 टाइम्स बीटा पार्टिकल की होती है और 1000 टाइम्स गामा की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। इसका मतलब तीनों में अगर हम आयनाइजिंग पावर को कंपेयर करें, क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी है? सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर
अरे अल्फा की हुई, और इससे और पता चल रहा है कि सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, सोच के बताओ, सेकंड पे कौन है? हाँ बीटा आएगा, क्योंकि बीटा से सिर्फ 100 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि गामा से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब बीटा गामा से 10 टाइम्स ज़्यादा रहा है ना, देख के तो ये लग रहा है। कितने टाइम ज़्यादा हुआ है, मैथ लगाओ यहाँ पे अब। तो बेसिकली ये हमें पता चल गया कि जो अल्फा है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा एज फार एज द आयनाइजिंग इज कंसर्न, और बीटा सेकंड पे आएगा और गामा थर्ड पे आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अल्फा पार्टिकल बहुत रैपिडली अपनी एनर्जी को डिसिपेट्स करते हैं या निकालते हैं या एमिट करते हैं। कब? जब वो किसी भी मीडियम के थ्रू पास कर रहे होते हैं। उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है इनकी। तो पेनिट्रेटिंग पावर के मामले में आपको एक फिगर दिखाया गया है जिसमें आपको दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल पेपर को ही पास कर जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। बीटा पार्टिकल पेपर को ईजिली पास कर जाएंगे, इवन एल्युमिनियम पे भी स्ट्राइक करके उसको भी पास कर सकते हैं। जबकि गामा आपका अल्फा पार्टिकल पेपर को पास करना मुश्किल है। बीटा के लिए पेपर पास हो जाएगा लेकिन एल्युमिनियम फॉइल को पास करना मुश्किल है, जबकि गामा के लिए पेपर एल्युमिनियम फॉइल दोनों पास हो जाएगा। और क्या रोक लेगा उसको? लेड। अच्छा, अभी पहले बताया था ना कि लेड तो रोक लेता है सारी तरह की रेडिएशंस को, तो लेड के एप्रेन बनाए जाते हैं। इसी तरह से लेड की वो पूरी किट बनाई जाती है इसीलिए कि ये कोई भी रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी एमिट करता है वो लेड को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। पेनिट्रेटिंग पावर बता दिया हमने आपको, यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है अल्फा की, फिर सेकंड नंबर पे बीटा है, सबसे कम इसकी है, सबसे ज़्यादा गामा की है। ठीक है, तो गामा की सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। और कम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सबसे पहले आ जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा से ज़्यादा बीटा और बीटा से ज़्यादा गामा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है पेनिट्रेटिंग पावर का। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी, बीटा की अल्फा से ज़्यादा, अल्फा की गामा से ज़्यादा। देखिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम देख भी चुके हैं ये वाली चीज़ कि वो चार्ज है उनके ऊपर, इसीलिए वो डिफ्लेक्शन होता है उनके अंदर जब आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो। ठीक है, डिफ्लेक्शन लेकिन अल्फा पार्टिकल का कम होता है बीटा के कंपैरिजन में, और ये हमने बताया भी था आपको। वहाँ पे उसका मास भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। किसका? बीटा का। देखिए अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया भी था। देखिए अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं जब आप उनको एक किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं, यानी चमक वहाँ पे आपको मिलती है। काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल्स की, और मोमेंटम भी होता है उसमें, काइनेटिक एनर्जी है। तो इनको न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट कराने में यूज़ किया जाता है। कब? जब हम एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जब एक को दूसरे में, एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करना है आपको, तो फिर आप इनकी बमबारी करवा देते हैं, इनको जो है उसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कोई जानता है? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसम्यूटेशन। अभी तुम लोग सुनते होगे ना, वायरस म्यूटेट हो रहा है, सुना है? बोलते हैं ना वायरस म्यूटेट हो रहा है, पढ़ा था। तो कहते हैं वायरस म्यूटेट हो रहा है, यानी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, रूप बदल रहा है, हिंदी में समझो तो रूप बदल रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स लिविंग सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, डीएनए को भी अफेक्ट डाल सकते हैं, तभी तो ये ट्रांसम्यूटेशन होगा। देखिए अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं जब आप उनको माइका या गोल्ड फॉइल से पास करते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा भी एक्सपेरिमेंट में। ये देखिए बीटा पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बीटा पार्टिकल बहुत तेज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। हाँ, बीटा पार्टिकल वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं है, जो न्यूक्लियस से निकले हैं। ठीक है, क्यों निकलते हैं भी आगे देखेंगे। बीटा पार्टिकल का जो रेस्ट मास होता है, देखिए मूविंग है, मूविंग में तो फिर E = mc² जो होता है आइंस्टाइन का, ठीक है, वहाँ पे तो m क्या बन जाएगा? डेल्टा m बन जाएगा, क्योंकि वहाँ तो मास वेरी कर जाएगा। ठीक है, वेरिएबल मास के हो जाएंगे। लेकिन अगर इनका रेस्ट मास हम देखें तो रेस्ट मास कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन का हम बात कर रहे हैं वो वही होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, बहुत 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 कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लीजिए इसको। ठीक है, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल 10⁸ की होती है। अल्फा की कितनी थी याद है? अल्फा की कितनी थी?
अभी पीछे गया है, हाँ 7 बिल्कुल सही, 10⁻⁷। ठीक है, बीटा पार्टिकल गैस को भी आयनाइज करते हैं, जिससे भी ये पास करते हैं। ये देखिए बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल की 1/100 टाइम्स होती है, यानी कम होती है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, लेकिन गामा रेडिएशन से ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑब्वियस सी बात है, पीछे चेक किया था हमने, इनकी अल्फा से ज़्यादा है लेकिन गामा से कम है, गामा ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। ठीक है, देखिए वही एग्जांपल है पेनिट्रेटिंग पावर का, देख चुके हैं हम लोग। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो डिफ्लेक्ट भी होते हैं एज अल्फा पार्टिकल डज। ठीक है, ये वाला सब आप देख चुके हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, और ये भी फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं जब फ्लोरेसेंट मटेरियल पे आप स्ट्राइक करते हैं इनको। ठीक है, वो ब्राइटनेस वहाँ पे मिलेगी आपको। बीटा पार्टिकल एक्स रेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कब? व्हेन दे आर स्टॉप्ड। ठीक है, बाय एक्स रेज, यानी एक्स रेज को ये बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, और ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी है ये। बीटा पार्टिकल्स कॉजेज मोर बायोलॉजिकल डैमेज, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, बताया था अभी आपको, तो फिर ये अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं देखते हैं। गामा पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि हम लाइट में भी पढ़ते हैं, एक्स रेज हैं जैसे कि। ठीक है, तो ये लेकिन ये वेवलेंथ अलग होती है इनकी कुछ। ठीक है, ध्यान रखना है। तो स्पीड गामा रेडिएशंस की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, क्योंकि जितने भी लाइट के कंपोनेंट हैं हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, उसमें क्या चीज़ कॉमन होती है? सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है, क्या? अरे हाँ बिल्कुल, ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में वेरी करते हैं सब। आयनाइजिंग पावर सबसे कम आयनाइजिंग पावर होती है इनकी। ठीक है, अच्छा सबसे कम आयनाइजिंग पावर होती है, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओगे? बहुत आसान है। अरे प्रैक्टिकल एग्जांपल आप खुद हैं इसका। हम लाइट से एक्सपोज्ड है ना हम लोग 24 आवर्स, बोलो नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज्ड है हमारी बॉडी या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होती तो क्या मतलब ये एक्सपोजर बर्दाश्त कर पाते हम लोग? नहीं कर पाते, ऑब्वियस सी बात है। पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी हाई है। ठीक है, रेडिएशंस डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब स्ट्रेट निकल जाएंगी बगैर डेविएशन के। गामा रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, और ये भी फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं जो आपको याद हो गई होंगी अब तक। ठीक है, ये एक्स रेज जैसे क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस करता है। एक्स रेज एंड गामा रेडिएशंस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है, यानी दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। गामा रेडिएशंस आसानी से पास कर सकती हैं ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर सकती हैं गामा रेडिएशंस अगर एक्सपोज हो जाए हम लोग गामा रेडिएशंस से। अच्छा, हम लोगों ने याद होगा तुम्हें कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे तो हमने गामा के बारे में बताया था, आपको याद है? और वहाँ पे हमने ये बात भी की थी, गामा फोटोन, बहुत मतलब गामा, वहाँ पहलवान का फोटो ही बनाया था, याद आ रहा है कुछ? तो वहाँ पे हमने बात नहीं की थी कि हाई एनर्जी फोटोन होता है ये, और ये डीएनए को बर्बाद कर देता है। वहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर भी आया था आपके सामने, और डीएनए को इस तरह से अगर याद आ रहा हो, रिकॉल करने की कोशिश करो, तो वहाँ पे भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ सारी। एक्स रेज के बारे में डिस्कशन किया था हमने, गामा के बारे में किया था, उसके ओरिजिन के बारे में किया था। कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, कैसे? हाँ, बहुत फेमस रेडियोथेरेपी है, और कैंसर की जो सेल्स हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि बायोलॉजिकल डैमेज पहुंचा पा रही हैं, इसका मतलब बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर रही हैं, तो सेल्स को भी इसके थ्रू आप डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं उसके रेडियोथेरेपी में। हाँ, चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन। ठीक है, देखिए अल्फा एमिशन में क्या होता है। अल्फा एमिशन में हमने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा न्यूक्लियस होगा, पेरेंट न्यूक्लियस उसको बोलते हैं, जो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वो छोटा होना चाहता है, तो एक्स्ट्रा जो उसके पास एडिशनल जो भी जितने भी
वो है मास है उसको लूज़ करेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए वो एक अल्फा एमिशन करता है तो अल्फा एमिशन करने में कितना मास कम हो जाएगा, तो उसका जो मास नंबर है उसमें 4 की कमी आएगी और जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी आएगी। देखो एक्चुअली में क्या लूज़ कर रहा है ये, एक्चुअली में 2 प्रोटॉन लूज़ कर रहा है और 2 न्यूट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लूज़ करने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन कम हो गए तो यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन कम दिखेंगे आपको और यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन कम दिखेंगे। तो इसलिए ऐसा लिखा होता है कि A-4 Z-2। ठीक है, तो ये जो निकला वो क्या अल्फा पार्टिकल है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हीलियम का होता है। तो इसको बोलते हैं अल्फा एमिशन। ठीक है, जब कोई पार्टिकल, कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अगर कोई अल्फा पार्टिकल लूज करता है तो वो इस मैनर में लूज करता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? देखिए ध्यान से, अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। ये कहीं किताब में नहीं लिखा मिलेगा आपको, खासकर 10th लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। देखो हमने आपको क्या बताया था कि 2 तरह के फोर्सेस होते हैं ना, स्टार्टिंग में बताया था। एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जो बहुत बहुत छोटे लेवल पे काम करता है ना। कितना लेवल बताया था, कितने लेवल पे काम कर रहा था? अरे याद रखा करो कुछ तो। हाँ ये वाला, ठीक है। ये देखिए बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और जितना न्यूक्लियस छोटा होगा उतना न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगा, उतना ही वो आइटम स्टेबल होगा या न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अच्छा, अगर ये बड़े हो गए तो ये भाई साहब एक्टिव हो जाते हैं। बताया था कूलॉम्बिक फोर्स एक होता है, रिपल्शन फोर्स, कूलॉम्बिक रिपल्शन बोलते हैं इसको। तो जब बड़ा होगा ना तो देखिए बड़ा होने की वजह से ये रिपल्शन क्रिएट करेगा प्रोटॉन और प्रोटॉन में और ये अनस्टेबल बना देगा न्यूक्लियाई को। फिर उसको स्टेबल होने के लिए फिर यहाँ से क्या करना पड़ता है, 3 तरह की रेडिएशन एमिट करनी पड़ती है, वो सब भी बताया आपने आपको, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये उसके पीछे का कॉज है जो भी हमने बताया आपको। ठीक है, तो ये कॉज है, जब डिस्टेंसेस बढ़ जाती हैं तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में कौन डोमिनेट कर जाएगा? कूलॉम्बिक रिपल्शन। ठीक है, कूलॉम्बिक रिपल्शन डोमिनेट करेगा न्यूक्लियर फोर्स से, तो फिर अब एमिशन करना पड़ेगा, रेडिएशन को निकलना पड़ेगा सो दैट कि न्यूक्लियस स्टेबल हो सके। ठीक है, और एज अ रिजल्ट लार्ज न्यूक्लियाई क्या होता है, अनस्टेबल होता है और अल्फा डीके करेगा ताकि क्या हो सके बेटा, साइज डिक्रीज हो सके। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये पूरा ये कॉज है, ये रेडिएशंस का कॉज है कि रेडिएशन क्यों होती हैं, उस पर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे समझे जाके। तो ऐसे होता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, हाँ अगर वो स्टेबल हो गया तो ठीक है। बीटा एमिशन पे आते हैं। देखिए बीटा एमिशन में क्या है, बीटा एमिशन में आपका इसमें भी पेरेंट न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है पेरेंट न्यूक्लियाई, ये वाला जो अनस्टेबल होता है तो वो क्या कर रहा है, वो बीटा एमिशन कर रहा है। ठीक है, बीटा एमिशन की वजह से क्या हो रहा है, बीटा एमिशन में एक्चुअली होता क्या है, अभी आगे समझते हैं इसको। बीटा एमिशन अगर निकला, सबसे पहले समझो, अगर बीटा एमिशन निकला तो बीटा में क्या होता है, मास तो उसका ऑलमोस्ट 0 ही होता है, नेग्लिजिबल, और चार्ज -1 होता है ना, यही होता है। तो अगर यहाँ से ये Z मान लीजिए एक A है, ठीक है, A था और ये आपका एलिमेंट है और ये Z है, तो यहाँ से अगर बीटा एमिशन आपने किया है तो बीटा एमिशन में ये इस तरह से चार्ज एक कम हो गया है। तो जो नया जो एलिमेंट बन रहा है, जो नया एटम बन रहा है, उसमें आपको अगर रिएक्शंस तो बैलेंस होनी चाहिए ना दोनों साइड से। देखो ध्यान से, दोनों साइड से रिएक्शन को बैलेंस होना पड़ेगा। क्या आवाज़ बंद हो गई क्या मेरी? जाना, हेलो, अरे हाँ ठीक है। तो ये दोनों साइड से रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। अगर यहाँ Z है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन का जो नंबर है वो Z है, तो यहाँ पे भी अगर आपको टोटल Z रखना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? यहाँ पे क्या लगेगा आपको पता लगता है? इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्यों निकला है, अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, न्यूक्लियस के अंदर से निकला है ना इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? न्यूक्लियस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसमें हुआ क्या है, जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, हमने आपको बताया था ना कि अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, बोलो, न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। याद करो, N और P का रेशियो बताया था, किससे बड़ा हो जाए? 1 हाँ। अच्छा, तो न्यूट्रॉन अगर ज्यादा हो गया है प्रोटॉन से तो स्टेबल होने के लिए अब किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी?
यार हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रॉन को कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा हो गए भाई साहब, उनको कम होना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन को किस में बदलना पड़ेगा अगर कम होना है तो? प्रोटॉन में बदलना पड़ेगा। न्यूट्रॉन को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें? प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या निकलता है? बीटा पार्टिकल निकलता है। हाँ, अब खुद बताओ कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया पहले से। हाँ, तो यहाँ आया क्या आया यहाँ पे? Z+1 आया। अब बात समझ में आई Z+1 कहाँ से आ जाता है? ये एटॉमिक नंबर में जो चेंज आया था। क्लियर? हाँ देखो, हमने आपको बताया कि जो इनस्टेबिलिटी होती है या अनस्टेबिलिटी होती है वो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जो रेशियो है वो बढ़ गया है। अगर n और p का रेशियो बढ़ गया है इसका मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से, इसीलिए तो न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आंसर ज़्यादा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है 1.5। तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये अनस्टेबल हो जाता है। फिर अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो इसको इस इम्बैलेंस को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब जो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं वो उनको कुछ प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर कोई मान लो एक न्यूट्रॉन भी अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो जब वो कन्वर्ट होगा तो वो एक एमिशन करता है। क्या निकालता है बाहर? क्या एमिट करता है? बीटा पार्टिकल एमिट करता है। बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो अब 1 से बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से लिखते हैं यानी एटॉमिक नंबर। तो अब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन चुका है। क्लियर? हाँ, तो ये Z+1 इसलिए हो जाता है कि जब भी हम देखते हैं कि बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर में 1 जुड़ गया। कहाँ से जुड़ गया? रट लेते हैं डायरेक्ट। नहीं, रटना नहीं है, समझो, कोर समझो कि प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम यहाँ है, न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है प्रोटॉन से। अब न्यूट्रॉन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, मतलब एक न्यूट्रॉन कुर्बान होकर प्रोटॉन बन जाएगा। जब ये प्रोटॉन बनेगा तो एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और ऐसा करने में कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं हम बीटा एमिशन। क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया? अच्छा, बीटा एमिशन के साथ साथ आपका एक एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलता है। देखो वो पार्टिकल जिसमें हाफ इंटीजर्स थे। हाँ, देखो क्या होता है कि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। मतलब हम लोग को यही बताया गया है, हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रिनो एक होता है, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है। अब इसके पीछे की पूरी फिजिक्स कभी और बताएंगे जनरल नॉलेज के तौर पे कि क्या होते हैं ये सब, कैसे पाए जाते हैं, क्या कैसे मिले हम लोगों को। तो ये समझो कि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल पाया जाता है ना। एंटी पार्टिकल हर एक का पाया जाता है। तो वो एंटी पार्टिकल और वो पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं ना तो एक दूसरे को मार डालते हैं, ऐसे समझिए। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। ऐसे ही पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब भी मिलेंगे एक दूसरे से, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी इतना ही समझो अभी के लिए, ठीक है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो। हाँ बेटा क्या करो? हाँ, वो जो गॉड पार्टिकल की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी कुछ टाइम पहले, आप लोग शायद तब बहुत छोटे रहे होंगे, सुना था गॉड, हाँ, हिग्स बोसॉन। और हमने आपको बताया था वो जो डिस्कवरी चल रही थी कि हर एक पार्टिकल पे मास कहाँ से आया। भाई जब बिग बैंग हुआ था तो पार्टिकल्स के पास मास कहाँ से आया? तो फिर जो पीटर हिग्स थे उन्होंने डिस्कवरी की, उनको नोबेल भी मिला 2012 में उसके लिए। और उनके साथ एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे, बोस। तो दोनों पार्टिकल का नाम पड़ गया हिग्स और बोसॉन पार्टिकल। उन दोनों पार्टिकल्स ने इनिशियली बिग बैंग के बाद एक फील्ड बनाई थी, ठीक है। जैसे हमने एक बार एग्जांपल भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में दिए थे, कीचड़ से, याद है कि जैसे हम कीचड़ से निकलते हैं तो हमारी बॉडी पे कीचड़ लगता चला जाता है। ऐसे ही बिग बैंग के बाद जो पार्टिकल उस फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा था, जितना ज़्यादा उसके ऊपर उतना ज़्यादा मास ऐड होता चला गया। सबसे कम इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन ने किया था, इसलिए वो भाई साहब सबसे हल्के रह गए। एक पार्टिकल ऐसा भी था जिसने इंटरेक्शन किया ही नहीं है, वो मासलेस है। क्या बोलते हैं उसको?
फोटोन, है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये उस टाइम से जो भी बता रहा है आनंद भाई, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे बहुत बड़ा लेबोरेटरी बनाया गया है, उसमें ही ये सारी चीज़ें गॉड पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल जिसने लोगों को क्या मतलब, जो पार्टिकल उस टाइम पे थे उनको मास प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम गॉड पार्टिकल रख दिया गया था। तो ये समझ में आ गया बीटा एमिशन। आगे चलें, बताइए। हाँ देखिए आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा इनटू अ प्रोटॉन बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है निकल के। ये देखिए उसका एक एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल है आपके सामने, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन अगर 6C14 है, 6C14 में अंदर जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ के 7 हो जाएगा। तो आपको पता है एक कार्बन एक बीटा डीके करके क्या बना सकता है, क्या बना सकता है, नाइट्रोजन। आवाज आ रही, बंद हो गई, क्या बना सकता है, नाइट्रोजन। तो ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं वो, मतलब ऐसे आपको दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे Z, ठीक है, Z और प्लस यहाँ निकला आपका बीटा। अब ये पूरा करिए आप, बताइए क्या हुआ है यहाँ पे। ये बहुत फेमस है तो इसलिए जनरली आप कर लेंगे खुद से कि 6 से 7 हो जाएगा। 7n14 क्या होता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। मास नंबर तो सेम ही रहेगा ना भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, दोनों का नंबर तो ऑटोमेटिकली सेम होगा, अनलेस कि एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, डिसअपियर हो जाए। क्लियर है। तो मास नंबर नहीं बदल रहा है, ये तो लॉजिकली भी समझिए, रटना नहीं है, लॉजिकली समझो कि मास नंबर कैसे बदल सकता है। ना बाहर से कोई आया अंदर, ना अंदर से कोई बाहर गया, मतलब दोनों में से कोई बाहर नहीं गया, तो मास नंबर कहाँ बदल जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा, मास नंबर दोनों का सम ही है, ठीक है। अब हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, अब ये जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते थे या मतलब मिलते थे लोगों को जब डिस्कवरी हो रही थी, तो उन्होंने सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद स्टेबिलिटी के आधार पे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे उन्होंने एक इस तरह का ग्राफ बनाया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी कर्व क्या है कि यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही होगी जिग जैग वाली, दिख रही है ब्लैक ब्लैक कलर से, जिग जैग लाइन, क्या देख पा रहे हो, जिग जैग वाली लाइन बताओ, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। हम रेड से बना देते हैं। ये वाली लाइन दिख रही है जो मैं रेड से बना रहा हूँ, बोलो अब दिख रही है, दिख रही है। ये वाली जो लाइन है इस पे जो जो न्यूक्लियस लाई करता है वो सब स्टेबलिस है, सारे ही स्टेबल हैं, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियस इस लाइन पे लाई करते हैं वो सब स्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, जो इस लाइन के नीचे हैं, अब देखिए ये इधर इन्होंने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन लिए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाई एक्सिस पे लिए हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस लाइन के नीचे लाई कर रहे होंगे उसमें क्या ज्यादा होगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दिमाग लगाओ। अगर नीचे है तो जो इस बेल्ट के नीचे पाए जा रहे हैं उन एलिमेंट्स में क्या ज्यादा होगा, उनके न्यूक्लियस में बराबर तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बराबर है तो इस लाइन पे लाई करते हैं। लेकिन अगर इस लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं तो बताओ प्रोटॉन ज्यादा होगा या न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। अरे आसान है, कितना आसान है। अगर वो एक्स एक्सिस की तरफ झुक रहे हैं तो प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें, अगर वो एक्स एक्सिस की तरफ झुक रहे हैं तो प्रोटॉन ज्यादा होगा न्यूट्रॉन से उनके न्यूक्लियस में। और अगर वो वाई एक्सिस की तरफ झुक रहा है, यानी ये वाला जो है ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है, यहाँ पे जितने एटम लाई कर रहे हैं उनके न्यूक्लियस में क्या ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन से। बोलो ये बात समझ में आई, ये बेल्ट समझ में आई। हाँ, तो इसमें जो नीचे लाई कर रहे हैं उसमें प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से, जो ऊपर लाई कर रहे हैं उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है। अच्छा, जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है उसका तरीका तो हम समझ गए स्टेबल होने का, अभी पीछे देखा था क्या करता है वो, अरे यार अभी देखा है, जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ऐसे एरो लगा के समझो। और इसमें क्या एमिट होता है, बीटा पार्टिकल एमिट होता है, वो भी नेगेटिव वाला, है ना, बीटा पार्टिकल नेगेटिव वाला एमिट होता है इसमें, ठीक है, ऐसे समझिए आप ये वाला। अच्छा, जो नीचे लाई कर रहे हैं इस बेल्ट के, यहां तो प्रोटॉन ज्यादा है, तो यहां कौन कन्वर्ट होगा बताओ, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा ना न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा ना यहाँ पे, क्लियर है।
ये तो ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे एक प्रोटॉन कन्वर्ट होगा और यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल आपका निकलेगा वो है प्लस, पॉजिटिव, या क्या बोलेंगे इसको, पॉजिट्रॉन। देखिए बीटा डीके को समझिए। यहाँ पे ये देखिए कि एक पार्टिकल हमने ले लिया बी, वो क्या है, उसमें 5 उसका एटॉमिक नंबर है और 12 मास नंबर है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये नेगेटिव बीटा डीके है। नेगेटिव बीटा डीके में क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है एक एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, चेंज हो गया, ठीक है, और ये निकल गया। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन की बात हो रही है, ये जो हम समझा रहे हैं आपको। तो बीटा डीके में नॉर्मली आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, उसमें वो आपको खाली वो समझाएंगे क्या, नेगेटिव बीटा डीके। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, स्टेबिलिटी बेल्ट क्या है, उसके ऊपर वाले जो हैं उसमें क्या ज़्यादा होता है, नीचे वालों में क्या ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और कन्वर्जन भी उसी हिसाब से टेक प्लेस करता है। तो देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से अगर वो बेल्ट के नीचे लाई कर रहे हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। बेल्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव बीटा डीके, ठीक है, और ऊपर तो पॉजिटिव, सॉरी नीचे तो पॉजिटिव, ऊपर तो नेगेटिव, ठीक है। तो बीटा एमिशन है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी आगे चलते हैं वरना। एटॉमिक एनर्जी, अब देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए, अंदर होता क्या है, अंदर की चीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अंदर क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में लेक्चर के कि एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, बोलो याद है ना, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, सेम यही प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी जो आपके कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी एनर्जी लेवल्स में होते हैं। ये देखिए नीचे से ऊपर एनर्जी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। इसको मानिए E1 है, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये पहला, ठीक है, ये E2 है, ये E3 है, ठीक है, ये E4 है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूट्रॉन का एनर्जी लेवल आपके सामने बना हुआ है, ये एनर्जी लेवल बना है न्यूट्रॉन का, ठीक है, और बगल में मान लेते हैं ये प्रोटॉन का बना हुआ है, तो ये है प्रोटॉन का, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब देखिए ये स्टेबल है, दोनों का एनर्जी लेवल कम से कम, ये कम से कम एनर्जी लेवल में रहना चाहती है कोई भी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी लेवल्स कैसे बदल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनका एनर्जी लेवल, यहाँ जो न्यूट्रॉन का है वो कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 तक जा रहा है। यहाँ पे एनर्जी लेवल देखिए कहाँ तक पहुँच गया है भाई, यहाँ एनर्जी लेवल दिख रहा है ना, ये देखो, ये E4 और ये कहाँ E5 तक चला गया है। तो एनर्जी लेवल में जब इस तरह की गड़बड़ी अंदर क्रिएट होती है कि कुछ प्रोटॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे चले गए हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो लो एनर्जी पे हैं, तो पूरा सिस्टम एक लो एनर्जी लेवल पे आना चाहता है। तो ये जो न्यूट्रॉन है तब इनका कन्वर्जन स्टार्ट होगा। ये जो प्रोटॉन है, बताओ इनको अगर मेंटेन करना है लो एनर्जी लेवल, तो प्रोटॉन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, बोलो नहीं, है ना भाई। इनको, ये देखो जगह खाली है ना यहाँ पे, अगर ये दोनों यहाँ आ जाएं तो ये पूरा सिस्टम E4 पे मेंटेन हो जाएगा या नहीं, ये बात समझ पा रहे हो। अभी देखो डिफरेंस है, ये E5 तक जा रहा है लेवल तक, ठीक है, 5 लेवल तक जा रहा है, और ये कहाँ तक है, E3 तक है, और यहाँ E5 है। तो यहाँ पे अगर ये मिनिमम एनर्जी लेवल पे पूरा सिस्टम आना चाहता है, तो बीच में अभी E4 वाली जगह खाली है ना, कि अगर ये दोनों इधर आ जाएं किसी तरह से, इधर आने के लिए उनको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, सिंपल है। तो ऐसे होता है अंदर जो आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, न्यूट्रॉन में, दोनों न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अब ये स्टेबल हो गया, पहले अनस्टेबल था। बोलो ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताने से कोई फायदा है। अंदर ये हो रहा होता है, अंदर जो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो उसमें उसका रीजन ये है कि एनर्जी लेवल ज्यादा हो गए हैं। क्लियर है, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग। हाँ, तो ये एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाते हैं। अब ये दोनों साइड से हो सकता है न्यूट्रॉन का एनर्जी लेवल ज्यादा हो, प्रोटॉन का कम हो, तो इनको उधर जाना पड़ेगा, उस स्पेस को भरने के लिए जाना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये कन्वर्जन यहाँ पे होता है। ये देखिए ऐसे समझिए, ये देखिए ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये E3 लेवल है, E4 लेवल है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी एक जगह खाली है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी लेवल से यहाँ आ जाएगा, यानी कौन किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन को आना पड़ेगा कन्वर्ट होके प्रोटॉन में, ताकि एक मिनिमम एनर्जी लेवल मिल जाए, यानी E3 पे पूरा सिस्टम आ जाएगा। और हर सिस्टम मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है, हर न्यूक्लियस, ताकि वो स्टेबल रहे, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। देखो ये वाली कंडीशन बनेगी, बोलो ये समझ में आ रहा है।
भाई ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये वाला जो न्यूट्रॉन है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में और ये वाली स्पेस को फिल कर देगा, ये पूरा सिस्टम आपका E3 पे मेंटेन हो गया है। क्लियर है? देखिए ये बोरॉन वाला एग्जांपल आपको यहाँ पे देते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए 5 इसका एटॉमिक नंबर है और ये यहाँ पे 6 से कार्बन बन गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने थे, यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 थे, अब यहाँ पे 6 बचे क्योंकि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। तो ये ऐसे होता है न्यूक्लियस के अंदर भी, वही चीज समझाई जा रही है कि वहां पे जगह खाली है तो मिनिमम एनर्जी लेवल पे आने के लिए दोनों का इंटर कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेसर एनर्जी, न्यूक्लियन एनर्जी को लेसर करने के लिए, कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। अब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। बोलो क्लियर है? समझ गए सब लोग? बताओ बेटा। हाँ, गामा एमिशन, ठीक है। गामा एमिशन को हम लोग आगे देखेंगे, मुझे लगता है टाइम हो गया और बाकी क्लासेस के लिए बाकी जो टीचर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।